नमस्कार दोस्तों, थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए 2 दिन का गैप हो गया। चलिए, अरावली पर्वतमाला आप पढ़ रहे थे। अरावली में अब आपको जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका मोटा मोटा सा याद कर लो, ठीक है। नंबर 1, अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550, यानी हम ये कह सकते हैं कि अरावली का लगभग 80% का जो भाग है वो सिर्फ और सिर्फ अपने राजस्थान के अंदर आता है। उसके अलावा आपके अरावली की जड़ मैं भूल गया था उस दिन आपको बताना, एग्जाम में पूछा जाता है कि अरावली की जड़ है। देखिए, अरावली वैसे तो आपको पता है चंपारण से लेकर रायसीना हिल्स दिल्ली तक है, लेकिन अरावली की अगर आपको जड़ पूछ ले तो अरब सागर उत्तर करना है उसका। अरावली की जड़ कहाँ पर है? अरब सागर। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली क्या है? एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली के हमने लाभ पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आज देखिए हम पढ़ रहे हैं अरावली की ऊंचाई से संबंधित। तो आपको पता है राजस्थान के नक्शे की अगर मैं बात करता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, अरावली का विस्तार देखो इस प्रकार से है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो अरावली का विस्तार हमेशा ध्यान रखें, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसको सही कर लेना ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये आपके इधर वाला एरिया जो आपके सिरोही आ गया या उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, आपको पता है यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी जो अरावली है, या हम ये कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है वो सर्वाधिक ऊंचाई लिए हुए है। तो अरावली की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, मैंने पहले लिख दिया आज थोड़े ताकि आप लंबी क्लास हो जाए। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसको रट लो आप, 930 मीटर मोस्ट है। अरावली की समुद्र तल से औसत ऊंचाई पूछे जाए तो 930 मीटर। अब देखिए अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम लगभग मेरे हिसाब से आपके ध्यान में रहना चाहिए। मोटी मोटी 4-5 चोटियां तो ध्यान में रहनी ही चाहिए। तो अरावली की चोटियों का अवरोही अगर क्रम के बारे में पूछे तो मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा हमारे ध्यान में रहना जरूरी है। तो इसका सूत्र मैंने क्या बनाया, देखिए, गुरु से देव जरा अचल को रखो, गुरु से जरा देव अचल को रखो। अब देखिए, गुरु से आप सबसे पहले गुरु शिखर ले लो, से शेर, देव से आपके देलवाड़ा कर दो, जरा से आ गया जरगा, अचल का मतलब अचलगढ़, कू का मतलब हो गया आपके कुंभलगढ़, रै का मतलब रघुनाथगढ़, और खो का मतलब खुद अपने आप में खो एक चोटी है। कहाँ है? सबके ध्यान में है भाई, गुरु शिखर सिरोही, ठीक है, शेर सिरोही, देलवाड़ा, जरगा उदयपुर, अचलगढ़ सिरोही, कुंभलगढ़ राजसमंद, रघुनाथगढ़ सिक्कर, और खो कहाँ पर है? जयपुर। एग्जाम में क्या पूछा जाता है सुने, एग्जाम में आपको कहते हैं कि भाई 4 चोटियां देंगे, ठीक है, 4 दे सकते हैं, 5, और उसमें आपको पूछेंगे कि इनका अवरोही क्रम बताओ ऊंचाई का घटते हुए ना। हमेशा ध्यान रखें, ऐसी 2 या 3 चोटियां आपको कन्फर्म मिलेगी, 2 मिल सकती है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, क्योंकि बहुत सारी चोटियां हैं अरावली के अंदर। लेकिन हमारे अगर इन 8 चोटियों का ध्यान में रहे ना तो वो पर्सन गलत नहीं होता। हर चीज़ याद करने की मैं हमेशा कहता हूँ आवश्यकता नहीं है। अरावली की चोटियों का कन्फर्म क्वेश्चन पूछा जाता है ऊंचाई के क्रम में, उसमें से क्या करते हैं, एक यहाँ से दे देते हैं, 1 या 2 तो ये दे देते हैं, और फिर 2 अलग देते हैं। लेकिन हम इन 2 का क्रम अगर सेट कर देना, मानो कुंभलगढ़ और खो का हमने क्रम सेट कर दिया, तो बाकी वाली का अपने आप ही फिर सेट हो जाता है, कोई समस्या की बात नहीं है। मेरे तो आज तक के जितने भी एग्जाम मैंने देखे हैं, 2 या 3 चोटी अगर याद है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। एक यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? ये सेकंड ग्रेड में आपके 3 या 4 बार इसका रिवीजन हुआ था क्वेश्चन का। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी किस जिले में? नो डाउट अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेर, और शेर भी कहाँ पर है? आपके सिरोही के अंदर है। तो आपके शुरू की तीनों चोटियाँ ही सिरोही में है। अब इनकी ऊंचाइयों के संबंध में, गुरु शिखर आपके 1727, शेर 1597। मैं आपको फिर कहता हूँ ये चोटी याद कर लो इसकी ऊंचाई। अब बाकी आप चाहो ना तो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है ना। हाँ, ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो सिर्फ ये पहली 2 की याद रखें। मेरे हिसाब से शेर का पूछा जाएगा। आज तक सिर्फ और सिर्फ गुरु शिखर का पूछते हैं कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो अब आप सेकंड स्टेप पे आ जाओ आपके, अब शेर की कन्फर्म पूछ सकते हैं आपको। तो शेर की ऊंचाई आपको 1597 ये याद करनी है। बाकी जब ये याद हो जाए और एकदम ये चोटियां क्लियर हो जाए तो ये भी आप याद कर लो, मना नहीं है, लेकिन फालतू का कचरा क्यों याद करना।
तो ये मैंने ऊंचाइयाँ लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। देलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380। और अगर आप देखें ना तो देखो 17, 15, फिर 14, 14, 13, 12, 10 और 9, इस हिसाब से कर लेना आप, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम। दूसरी का याद कर लेना, शेर का कितना है 1597। हाँ बस, अब आएगा ना तो शेर वाला ही आएगा, ध्यान रखें। और अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको अभी वर्तमान का जो ट्रेंड चल रहा है ना भाई क्वेश्चनों का, बड़ा ही शानदार चल रहा है। कैसे? वो आपको क्वेश्चन क्या देते हैं, निम्न में से अरावली से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ रहा है एग्जाम में, निम्न में से अरावली से संबंधित नहीं है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, आपके दक्षिणी पूर्वी जो हाड़ौती है, जो मैंने आपको पहले पढ़ाती थी पिछले वीडियो में, हाड़ौती एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ पर्वत की चोटियाँ हैं, और वो चोटियाँ जो होगी वो आपके किसका भाग नहीं मानी जाएगी? हाँ, अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं मानी जाएगी। देखो नंबर 1 एग्जाम में पूछा गया था, कि निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे और अलग अलग प्रकार के ऑप्शन थे, जैसे पहली बार आपने पढ़ा है ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन आया था कि निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। सब ने कहा भाई गाइडों में ये क्वेश्चन तो मिला ही नहीं कहीं, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन आपने ये जगह जरूर पढ़ी है। आप शहरी जनजाति पढ़ते हो ना, तो आप शहरी जनजाति के सबसे ज़्यादा आप बसाव कहाँ करते हो? किशनगंज और शाहबाद, किशनगंज और शाहबाद करते हो या नहीं? रटा हुआ भी है आपके। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कहाँ है आपके? 12 वाला एरिया है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि भाई शाहबाद उच्च भूभाग निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। आप इस जगह पे चले जाते कि भाई ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा उच्च भूभाग में, लेकिन हमने शाहबाद नाम कहीं पे पढ़ा है, और आप जनजातियों में जाते कि यार जनजाति में कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ तो है, फिर आपके ध्यान आ जाता कि शहरिया जनजाति किशनगंज और शाहबाद में रहती है। नो डाउट हो जाता क्वेश्चन क्लियर। ये आपके कला संस्कृति का क्वेश्चन था, आपने ज्योग्राफी से इसको क्लियर कर दिया। तो ऐसे ही कई क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन आपके इतिहास का भी टॉपिक उतना ही तैयार होना चाहिए जितना आपका ज्योग्राफी का है, या जितना कला संस्कृति। जिस बंदे के कला संस्कृति सही थी उसने ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये शाहबाद उच्च भूभाग जो है यहाँ का, ये 12, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं भाई वो घोड़े के नाल जैसी है। तो एग्जाम में अगर पूछ ले घोड़े के नाल जैसी पहाड़ियाँ, तो आप क्या कर दोगे? 12 ही करोगे। फिर आपको ध्यान रखना है, रामगढ़ वाला बार बार पूछा जाता है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये भी 12 में है भाई। रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहाँ है? 12। और मैंने पिछले से पिछले वीडियो में बार बार आपको एक चीज़ बताता रहता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी मेरे वीडियो के अंदर कि मैं हर चीज़ को 1 से 2 या 2 से 3 बार बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये चीज़ें मैंने आपको कहीं ना कहीं किसी वीडियो में बता रखी है, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। कहीं पे भी आप देख लो ना कि निम्न में से अरावली का भाग नहीं है। शाहबाद उच्च भूभाग, आपको कहते घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो आप कह सकते हो 12 के अंदर है, ठीक है। फिर आपके देखिए अगला, हाँ, एक आडा वाला पर्वत, नाम भी आडा वाला पर्वत है इसका, ये बूंदी में है भाई, ये भी अरावली का भाग नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वह चीज़ पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने वाली है। आपकी पहाड़ियाँ आपको याद है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। और एक देखना, निम्न में से कौन सा अरावली का भाग नहीं है? मालवा का, या आपको कह दें हाड़ौती। निम्न में से कौन सा अरावली का पठार नहीं है? अरावली का पठार नहीं है, तो मालवा का पठार और हाड़ौती का जो पठार है वो अरावली का भाग नहीं होगा। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा याद करें, जो मैंने पहले बताई है ना अभी, वो चोटियाँ वगैरह जो भी बताई होगी XYZ, उससे 1000 गुना मोस्ट चीज़ है आपके सामने। ये शाहबाद उच्च भूभाग 12, घोड़े के नाल की आकृति वाली 12, रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12, आडा वाला पर्वत बूंदी, और मालवा का पठार और हाड़ौती का पठार अरावली का भाग नहीं है। ये चीज़ क्लियर है, आप देखना अगले एग्जाम में भगवान ने चाहा तो यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठता है। तो मैंने बता ही दिया, इसको आप याद कर लेना, ये चीज़ें अरावली का भाग नहीं है, जिसमें बार बार पूछते हैं।
फिर कहता हूँ एग्जाम में ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, ना नोट्स में ना गाइडों में, लेकिन आप उस जगह पे जाने की कोशिश करना। जैसे आप थोड़ा सा अगर ना, क्योंकि पढ़ते आपके तो ये होता है कभी पढ़ाई नहीं, थोड़ा सा उस जगह पे जाने की कोशिश करो आप, तो वो जगह आपको कहीं ना कहीं कला संस्कृति कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जैसे चलो आगे बढ़ते हैं, पहले ये देख लेना भाई। अब देखिए अरावली के एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको चोटियों को मिलाना पड़ता है, इधर की चोटी इधर, इधर की चोटी इधर। तो एक तो देखना कमलनाथ की पहाड़ी, कमलनाथ की जो पहाड़ी है उदयपुर, कमलनाथ की पहाड़ी जो है वो आपके कहां पर है, उदयपुर में। एक बबाई, बबाई ये बार बार पूछी जाती है भाई, झुंझुनू, बबी कहां पे करना है आपको, झुंझुनू। और एक रोजा भाकर, और रोजा जो भाकर है वो आपको जालोर करना। ये थोड़ा सा 3 चीजें और देखें। अब आपके चोटियों से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है, ये जरूर देख लेना। बार बार मिलाने के लिए 4 जिले और 4 चोटियां देते हैं, लगभग 1-2 तो अपन पहली वाले में से क्लियर कर देंगे। ये थोड़ा बार बार पूछा जा रहा है इन 3 चोटियों का, तो एग्जाम में वापस रिवीजन होने की संभावना है। कमलनाथ की जो पहाड़ी है वो उदयपुर में है, बबाई जो है वो झुंझुनू के अंदर है, और रोजा भाकर ये बार बार पूछी जा रही है, रोजा भाकर ये आपके है जालोर। क्लियर है भाई। तो ये अरावली की पहाड़ियां हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं अरावली के पठार। अरावली के क्या पढ़ेंगे अपन, पठार। तो अरावली का सबसे जो ऊंचा पठार है सबके ध्यान में है, क्योंकि पहली बार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, उड़िया पठार। उड़िया पठार है कहाँ पर, तो आप कहोगे सर सिरोही में। उड़िया के बाद आता है आबू का पठार, आबू का पठार भी कहाँ पर है आपके, सिरोही। और फिर तीसरे नंबर आता है भोराट का पठार। भोराट का पठार भी कहाँ है आपके, ये 2 जगह पे है भाई, गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़, ये मोस्ट है। गोगुंदा से लेकर कहाँ तक है आपके, कुंभलगढ़। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं सिर्फ एक उड़िया पठार का आपको बता दूं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। तो इसकी एक ही याद करो, बाकी की याद करने की जरूरत नहीं। पठारों की ऊंचाइयाँ थोड़ी पूछेंगे कोई, अब इतने बुरे दिन नहीं आए, अभी बहुत पड़े हैं क्वेश्चनों की भरमार पड़ी है, ठीक है ना। उड़िया पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार सिरोही के अंदर है। दूसरे नंबर पर है आबू, आबू का तो पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सबको पता है सिरोही के अंदर है। अब आप आ जाओ यहाँ पे, मेन चीज यहाँ से शुरू होती है आपके, और वो पहला पठार जो वेरी मोस्ट श्रेणी में मैं लेता हूँ आपके मेरे हिसाब से, वो है भोराट का पठार। भोराट का जो पठार है वो गोगुंदा, गोगुंदा कहाँ पर है, उदयपुर, ठीक है। और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ कहाँ पे हो गया, राजसमंद। इन दोनों के बीच में है। अब सोचने वाली बात क्या है, आपको पता है क्या, गोगुंदा भी आपके एक ऐतिहासिक स्थान रहा है, ठीक है ना। गोगुंदा भी एक ऐतिहासिक स्थान रहा है आपके, और कुंभलगढ़ भी एक ऐतिहासिक स्थान रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ देखिए कुंभलगढ़ के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग भी है, ठीक है। आपको वैसे तो मैं एक पहाड़ी का नाम बता देता हूँ, हेमकूट। हेमकूट की पहाड़ी पर स्थित है कुंभलगढ़ का दुर्ग। 5-7 पहाड़ियाँ देंगे आपको, है ना, पुष्पगढ़, पता नहीं 5-4 पहाड़ियों के नाम देते हैं, उसमें से एक पहाड़ी का नाम अटक लेना आप। हेमकूट अगर पूछ ले, ये क्योंकि आपके ज्योग्राफी में भी हेमकूट अगर आ जाए तो नाम आप क्या करोगे, कुंभलगढ़ दुर्ग। अब देखिए कुंभलगढ़ जो है वो राजसमंद में, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है हम कह सकते हैं भोराट के पठार में स्थित है। समझ में आ गई बात। अब है तो आपके दुर्गों से संबंधित, लेकिन आपसे पूछ ले पठार है, पठार आपने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन पढ़ा है बिल्कुल आपने। कुंभलगढ़ पढ़ा है तो कुंभलगढ़ के आगे दुर्ग जोड़ दो, तो कुंभलगढ़ जो दुर्ग है वो भोराट के पठार में है मोस्ट। कुंभलगढ़ नाम से आपने और भी कुछ पढ़ा होगा, हम कह सकते हैं हाँ साहब अभ्यारण्य पढ़ा है हमने। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है वो राजसमंद में है, नो डाउट। आपको पूछ ले भोराट के पठार में स्थित प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। तो ये चीजें पड़ी हुई होती है, लेकिन हम उनका संबंध स्थापित नहीं करते हैं। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कह दो, ये भी राजसमंद में है, भोराट के पठार के अंदर ही हम मान सकते हैं ये स्थित है। अब एक चीज और देखना, इसका एक क्वेश्चन और याद रख लो, फिर आप इस अभ्यारण्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भेड़ियों की प्रजनन इसलिए कहते हैं इसको, भेड़ियों की प्रजनन स्थल। ये लीजिए, ये अभ्यारण्य समाप्त, दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट आ गया और ज्योग्राफी वाला भी हो गया। तो भोराट का पठार गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं, ध्यान रखें।
कुंभलगढ़ दुर्ग ये भोराट के पठार में, हेमकूट उसका नाम हमने एक और दे ही दिया था, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी भोराट के पठार में आ गया। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की एक बात आपको और याद रखनी है, इसको क्या कहते हो आप, भेड़ियों की प्रजनन स्थली। इसको क्या कहते हो आप, भेड़ियों की प्रजनन स्थली। इसको मोस्ट कर देना भाई, ये नहीं आते ऊपर वाले, ये पूछे जाते हैं, ठीक है, मिटा दूं इसको। चलिए भोराट का पठार एक बार वापस बोलो, कहाँ से कहाँ तक है, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, कुंभलगढ़ से गोगुंदा या गोगुंदा से कुंभलगढ़, आप दोनों कर लेना, ठीक है भाई। देखिए अगला पठार, अगला पठार एग्जाम में जितनी बार पूछा गया उतनी बार तो कोई पूछा ही नहीं गया, ऊपरमाल का पठार। आप ऊपरमाल के पठार को लेते हो कहाँ से कहाँ तक बोलो, बिजोलिया से भैंसरोडगढ़, तो हमने नाम लिख दिया बिजोलिया, और बिजोलिया से कहाँ तक ले लिया इसको, भैंसरोडगढ़ तक। इसको अच्छी तरह पढ़ो भाई, इसके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजोलिया भीलवाड़ा और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़। चलिए हो गया ये, तो इतना ही है। अब देखिए ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार तो मेरे को इतना ही बताना है, बिजोलिया से लेकर कहाँ तक है, भैंसरोडगढ़ तक। अब इस बिजोलिया के और ऊपरमाल के पठार के बीच में एक और आ जाता है, और उसका नाम है मेनाल जलप्रपात। मेनाल जलप्रपात वैसे तो आपको ध्यान रखना है, नदियों में मैंने पढ़ा दिया था आपको, नदियों में हमने पढ़ दिया था, मेनाल नदी के बारे में पढ़ा था। मेनाल जलप्रपात जो है वो भीलवाड़ा में है, और मेनाल जलप्रपात ऊपरमाल के पठार में स्थित है। ये मोस्ट है, क्लियर है, बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। मेनाल जलप्रपात स्थित है ऊपरमाल के पठार में, क्योंकि ऊपरमाल का जो पठार है इसके क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए कहीं ना कहीं आपने इस नाम को पढ़ा होगा, ऊपरमाल का नाम आते ही आप बिजोलिया जाओगे, पहला नियम तो ये रट लो, ऊपरमाल का नाम आते ही कहाँ जाना है, बिजोलिया। आपसे पूछ ले ऊपरमाल क्षेत्र में कौन सा किसान आंदोलन हुआ, आप कहोगे बिजोलिया। आपसे पूछा जाए किस किसान आंदोलन में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई, आप उत्तर करोगे बिजोलिया, क्योंकि बिजोलिया इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, सही है ना, आप पढ़ते हो ना ये किसान आंदोलन वगैरह, तो उसमें पहला ही पॉइंट आता है कि राणा सांगा के द्वारा अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, और ऊपरमाल की जागीर में एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजोलिया। तो बार बार हम पढ़ते हैं। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, ध्यान से देख लिया मैंने, फिर कहा ऊपरमाल नाम आते ही कहाँ जाना है, बिजोलिया। चलिए हो गया ये, तो थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर दी गई थी, ठीक है, ऊपरमाल में आता था बिजोलिया, तो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन हो गया था, अशोक परमार, ठीक है। फिर आपको पता है कि बिजोलिया के जो किसान थे उनसे 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, कितने प्रकार के थे, 84 प्रकार के, ठीक है। और उसमें एक था लाटा और कुंपा। लाटा कुंपा क्या है, कर है, कैसा कर, खड़ी फसल पर ही आपके निर्धारण कर देना, ठीक है ना, जैसे फसल को भी निकाला ही नहीं है, कितना अनाज हुआ है अभी पता ही नहीं है, खड़ी है फसल, लेकिन हाँ भाई तेरे किसान 20 बोरी होगी 10 बोरी पहुंचा देना, अब अगले के 5 बोरी हुई है ना तो 5 अपने पास से दो, तो ये लाटा और कुंपा थी, ठीक है। 84 प्रकार के कर थे। धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे, मैं मोटा मोटा देखो आपको बताता हूँ, धाकड़ जाति के किसान ज़्यादा थे। तो अब इसकी 4-5 चीज़ें मैं आपको बिजोलिया किसान आंदोलन की बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि जब मैं किसान आंदोलन आपको पढ़ाऊँ ना तो थोड़ा आपको याद रहे, तो मेरे को दिक्कत ना हो पढ़ाने में। 1897 में साधु सीताराम दास के द्वारा इस किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था, साधु सीताराम, मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा एक बार की, ठीक है। कब की बात है ये, 1897 में। अब देखना 1916 में विजय सिंह पथिक का प्रवेश, भूप सिंह जी आप जिसको कहते हो, का प्रवेश हुआ 1916 में, ठीक है। आते ही उन्होंने एक काम किया था 1917 के अंदर ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। मन्ना पटेल वटेल को इसका वो सरपंच बनाया गया, रही फालतू की बातें हैं, उसको छोड़ो ना आप। 1927 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, यही तो पढ़ा रहा हूँ, ऊपरमाल। तो ऊपरमाल का नाम आते कौन सा किसान आंदोलन आ जाता है, बिजोलिया किसान आंदोलन। इसके आगे की घटना घटित हुई थी 1919। कब की बात है ये, 1919 में विजय सिंह जो पथिक जी थे
उन्होंने कहाँ का दौरा किया था? वर्धा का दौरा किया था भाई, वर्धा महाराष्ट्र। कब की बात है? 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा का दौरा किया गया और यहाँ पे उन्होंने 2 काम किए थे। नंबर 1, ये बात कर रहा हूँ मैं 1919 की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की। कब की? 1919। कहाँ की? वर्धा में की। यहीं से 1919 में इन्होंने राजस्थान केसरी नामक पत्रिका निकाली। क्लियर है ना? बस इतना याद रखो एक बार का। आप क्रम से चलते जाओ। 1897 में साधु सीताराम दास के द्वारा शुरू, 1916 में पथिक जी का आगमन, 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना और 1919 में वो कहाँ चले गए थे आपके? वर्धा। और वर्धा में उन्होंने 2 काम किए थे, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और राजस्थान केसरी पत्रिका का उन्होंने क्या किया था? आपके संपादन किया था। फिर अगले साल इनका कार्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ से उन्होंने एक तरुण राजस्थान, और जिसको बाद में नाम दे दिया गया नवीन राजस्थान, अजमेर से निकलता था। थोड़ा मोटा मोटा याद रहना जरूरी है भाई। अब देखिए अगला, इससे आप याद करने का सीधा सा मैं बता देता हूँ फंडा क्या है। आप चले जाओ 1927 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से हो गए अलग। क्या हो गए? अलग। आए 1927 में विजय सिंह जी अलग हो गए। ये क्यों हुए, क्या कारण था, वो छोड़ो। आप तो इतना याद रखना, अलग हो गए कब? 1927 में। अब देखिए मोस्ट क्वेश्चन तो मैं यही बता देता हूँ। आपसे पूछा जाए ना कि विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कितने वर्ष किया गया, किसी गाइड में नहीं मिलेगा आपको, कहीं नोट्सों में नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसको पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन जो निकलने वाले हैं उस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। विजय सिंह पथिक जी कब आए थे? 1916। कब अलग हुए? 1927। कितने साल हो गए रे? 11। तो विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कुल कितने वर्ष किया था? 11 साल तक किया था। ये मोस्ट है। 27 में अलग हो गए। अब आपके अगला क्वेश्चन आता है कि 1927 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा। 1927 में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कौन था? आपके माणिक्यलाल वर्मा था। ठीक है ना? और 1941 में जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ ये किसान आंदोलन समाप्त हो गया। क्लियर है? 1927 में पथिक जी अलग हुए, 1927 में इसका नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। 1941 में ये समाप्त हो गया था जय हिंद और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ। कुल कितने साल चल गया ये? 97। कितने साल चल गया भाई? 44 वर्ष। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है? तो बिजौलिया जो है वो ऊपरमाल के पठार में आता है। मैंने साथ ही इतना इसलिए बता दिया कि भाई आगे भी मेरे को ही पढ़ाना है आपको, और वहाँ फिर क्या है कि बहुत सारी व्याख्या होती है इस चीज़ की। ठीक है? तो जो मोस्ट पॉइंट होते हैं वो ध्यान में नहीं रहते उस समय आपके, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। वापस आप एक बार का देखो, ऊपरमाल का जो पठार है वो बिजौलिया से भैंसरोडगढ़ तक है। मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में जो है वो ऊपरमाल के पठार में स्थित है। ऊपरमाल के पठार में एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजौलिया। फिर मैं कहता हूँ ऊपरमाल का नाम आते ही कहाँ जाओगे? बिजौलिया। ये रहा देखो ऊपरमाल। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किस किसान आंदोलन में हुई? बिजौलिया किसान आंदोलन। क्लियर? तो ये था आपके ऊपरमाल का पठार। वापस बोलो, ऊपरमाल का पठार कहाँ से कहाँ? बिजौलिया से लेकर भैंसरोडगढ़। वापस रिवीजन करो मोटा मोटा। 1897 साधु सीताराम दास के द्वारा किसान आंदोलन का प्रारंभ। 1916 विजय सिंह पथिक का आगमन। 1917 ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। 1919 कर दो मोस्ट, विजय सिंह पथिक का वर्धा दौरा, जहां पर उन्होंने स्थापना की थी राजस्थान सेवा संघ, और वहां से एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था राजस्थान केसरी। दोनों ही कहां से आई? वर्धा। अब अलग कर दो विजय सिंह पथिक को। 1927 में विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से अलग हो गए। इस समय नेतृत्व करने वाला कौन था? वर्मा जी। तो अब ये देख लो विजय सिंह पथिक कितने साल रहा? 11 साल। और अब 1941 में जय हिंद और वंदे मातरम उद्घोष के साथ ये किसान आंदोलन क्या हो गया? समाप्त हो गया। हम कहें तो कुल कितने साल चला? 44 वर्ष। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और वैसे भी तो आपको ये तो पता ही होगा, अगर आपने रिव्यू देखते हो पिछले एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो बार बार पूछते हैं कि कानपुर से एक प्रकाशित किस समाचार पत्र ने बिजौलिया को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया? तो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक एक समाचार पत्र निकलता था, और उस प्रताप नामक समाचार पत्र ने
बिजोलिया को क्या कर दिया था, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना लिया। लिख देता हूँ क्योंकि फिर कहोगे गुरुजी ये मोस्ट वाला तो बताया ही नहीं। ये प्रताप समाचार पत्र कहाँ से निकलता था, कानपुर से निकलता था। कौन निकालता था, गणेश शंकर विद्यार्थी। अब आप देखोगे ट्रेंड कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन इस किसान आंदोलन से नहीं पूछा जाता। हाँ ये ज़रूर है कि भाई 2 कर वो जो है 84 प्रकार के करों में ज़रूर पूछ लेते हैं, वो मैं आपको जब इतिहास की क्लास लूँगा तब बताऊँगा। अभी इतना बहुत है, थोड़ी थोड़ी दवाई लेना वो ठीक रहे, एक साथ सारी दवाई नहीं लेनी। तो पहले आप बिजोलिया किसान आंदोलन का इतना टॉपिक तो जैसे ही आपके बिजोलिया नाम आए ना, इतना आपके ध्यान में रहना चाहिए। अगला है 3 नंबर, देशहरो। नाम क्या है भाई, देशहरो। मेरा तो पहला क्वेश्चन है, देशहरो है वन या पठार? दिमाग में आप उत्तर दे दो, देशहरो क्या है, वन है या पठार है? आगे दिमाग में। तो आप देखिए परिभाषा क्या पढ़ते हो, रागा और जरगा, रागा और जरगा, पहाड़ियों के मध्य स्थित भूभाग जो साल भर हरा भरा रहता है उसको आप क्या कहते हो, देशहरो। लेकिन आपको ध्यान रखना है देशहरो क्या है, एक पठार है। रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य स्थित पठार। अब आप लिखना इसकी परिभाषा ऐसे, रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य स्थित पठार जो साल भर हरा भरा रहता है उसको देशहरो कहते हैं। जो आपने ज़्यादातर मेरे हिसाब से 99% लोगों के दिमाग में आपने जरूर इसको याद कर रखा होगा कि रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य स्थित भूभाग जो साल भर हरा भरा रहता है उसको आप देशहरो कहते हो। लेकिन देशहरो वास्तव में है क्या, एक पठार है। जिस दिन क्वेश्चन आएगा कईयों के, क्योंकि उनके तो है हरा भरा रहता है तो वन होगा, वन नहीं है, ये हरा भरा रहने वाला क्या है आपके पठार। तो वापस देखना, रागा और जरगा पहाड़ियों के मध्य स्थित भूभाग जो साल भर क्या रहता है आपके हरा भरा रहता है उसको हम क्या कहते हैं, देशहरो कहते हैं। अगला पठार, मोस्ट से मोस्ट जो निचोड़ है वो अब आ रहा है भाई, यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। लसाड़िया या लसोड़िया का पठार, मोस्ट बताइए लसोड़िया का पठार कहाँ से कहाँ तक है? तो आप इसकी परिभाषा क्या लिखते हो, आप कहते हो राजसमंद से उदयपुर के बीच में स्थित जो पठार है उसका नाम क्या है, लसोड़िया का पठार। बिल्कुल सही है। लेकिन मोस्ट चीज़ क्या है आपको पता है क्या, इसको पकड़ो और इसके आगे लगा दो झील। कौन सी झीलें पढ़ी है ना आपने, झील का नाम हो गया आपके राजसमंद झील। एग्जाम में आपसे पूछ ले कि राजसमंद झील किस पठार के पास स्थित है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। ध्यान रखें क्योंकि हमने पढ़ तो रखा है लेकिन हमने संबंध स्थापित करना कभी नहीं सीखा इस चीज़ का कि राजसमंद जगह हमने पढ़ रखी है कहीं ना कहीं पठारों में, तो आप झील भी तो वहीं पे मिलेगी आपको। तो राजसमंद झील जो है वो लसाड़िया के पठार के पास स्थित है, ये मोस्ट कर लेना। राजसमंद झील जिसको हमने झीलों में पढ़ लिया, रिवीजन करा देता हूँ आपके। तो राजसमंद झील जिसको आप राजसमुद्र भी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो, राजसमुद्र, गोमती नदी के ऊपर राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी की पहाड़ कहलाता है, जहां 25 बड़े बड़े शिलालेखों में रणछोड़ दास के द्वारा राज प्रशस्ति लिखी गई थी। याद आ गया, घेवर माता का मंदिर, बिना पति के सती, बिना पति के सती। ठीक है, तो मैं आपको एज यूट्यूब के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये माना हूँ आप मेरे सामने बैठे हो, मेरे स्टूडेंट हो, और मैंने आपको जो पहले पढ़ाया है उसका रिवीजन होना जरूरी है यहाँ पे। तो आप बता दीजिए फिर राजसमंद झील के किनारे कौन सी माता का मंदिर है, घेवर माता का मंदिर, जिस वो बिना पति की सती हो गई थी ना। और एक द्वारिका, द्वारिकाधीश का वैभवशाली मंदिर, द्वारिकाधीश का वैभवशाली मंदिर कांकरोली राजसमंद, वो राजसमंद झील के किनारे ही है। ठीक है, ये देख लेना। तो चलिए लसोड़िया का पठार पढ़ लिया, अब आप यहाँ इस चीज़ को इतिहास में ले जाओ उठा के। तो आपके एक किसान आंदोलन चला था आदिवासियों में, लसोड़िया आंदोलन। कौन सा आंदोलन था, नाम यही है। मैंने आपको ज्योग्राफी बता दी, अब इसका इतिहास भी अपन पोस्टमार्टम करते हैं। लसोड़िया जो आंदोलन चला था ये संत माऊ जी के द्वारा चलाया गया था। कौन थे, संत माऊ जी। लसोड़िया का पठार झील से याद करोगे, लसोड़िया आंदोलन से याद करोगे संत माऊ जी। आपसे पूछ ले लसोड़िया का आंदोलन किसने चलाया, पूरे यार हमने गुरुजी पठार पढ़ाया,
ये आंदोलन भी चला था, बिल्कुल चलेगा यहाँ पे। संत मावजी, संत मावजी जिनका मंदिर है साबला डूंगरपुर, साबला डूंगरपुर। कहते हैं श्री कृष्ण के निष्कल के अवतार थे, मतलब भगवान कृष्ण ने कहा था कि मैं कलयुग में अवतार लूंगा, तो कहते हैं संत मावजी कृष्ण के अवतार थे। तो श्री कृष्ण के निष्कल के अवतार, श्री कृष्ण के क्या थे, ये निष्कल के अवतार थे। इनके द्वारा जो संप्रदाय चलाया गया, नाम से ही पता चल जाएगा, निष्कल की संप्रदाय हो गया। आपसे पूछ ले निष्कल की संप्रदाय के द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन सा है, तो आप सीधा कर दोगे लसोड़ी आंदोलन साहब। भाई संत मावजी नहीं दे, निष्कल की संप्रदाय किस आंदोलन से संबंधित है, हम कहेंगे लसोड़ी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। और संत मावजी के द्वारा हस्तलिखित एक ग्रंथ है जिसका नाम है चोपड़ा। क्या नाम है उसका, चोपड़ा। नो डाउट वागड़ के क्षेत्र में है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ चोपड़ा ग्रंथ की भाषा कौन सी है, तो आप कहोगे बागड़ी है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र के थे संत मावजी। तो वापिस सुन लेना, लसोड़ी आंदोलन संत मावजी ने चलाया था। कौन संत मावजी, श्री कृष्ण के निष्कल की अवतार, ठीक है, जिन्होंने एक संप्रदाय चलाया था निष्कल की संप्रदाय। और उस निष्कल की संप्रदाय का आपको ध्यान रखना है, संत मावजी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था जिसका नाम था चोपड़ा। और चोपड़ा ग्रंथ की जो भाषा है वो हो जाएगी आपके कौन सी, बागड़ी। चलिए ये भी खत्म, आगे चलते हैं। एक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप में से जो पढ़ने वाले भैया और बहन थे वो काफ़ी संख्या में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे खुद के व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उनके कॉल वगैरह आते हैं, उनके कोई समस्या होती है तो मैं ज़रूर उनकी हल करता हूँ। और एक चीज़ और बता देता हूँ, आप हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानकर चले, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। नंबर 2, आप कभी मुझसे ये मत कहना सर नोट्स के कितने रुपए लगेंगे, मेरे नोट्स आपके लिए निःशुल्क रहेंगे, मेरी क्लासें निःशुल्क रहेगी। थोड़ा सा समय का चल रहा है ऐसा, अन्यथा मैं पूरी की पूरी क्लासें आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा भाई। इसलिए कभी मेरे को व्हाट्सएप पे आप पैसे की बात मेरे साथ कभी मत करना कि गुरुजी नोट्स के पैसे लगेंगे क्या, कुछ नहीं लगेंगे। गुरुजी शुरू में तो आप पैसे दे रहे हो फिर पैसे लोगे, मैंने कह दिया नहीं लूँगा। शुरू में भी आपको ऐसे ही मिल रहे हैं, आखिरी तक आपको ऐसे ही मिलेगी। क्लासें आपको निःशुल्क मिल रही है, निःशुल्क ही मिलेगी, कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप हमें टाइम दे रहे हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आप मेहनत करो, जॉब लग जाओ, आनंद ही कुछ और है, ठीक है। इसलिए पैसे की बात कभी मत करना मुझसे, मेरे को ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। आगे चलें, मेसा का पठार, या आप दुर्गों में पढ़ ही लेते हो, है ना। भैंसरो सॉरी दुर्गों में पढ़ते हो तो दुर्ग का नाम है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। नो डाउट आपने नदियों में पढ़ा है, चलो वापस रिवीजन करो। कौन सी 2 नदियों के संगम पर है, तो आप कहोगे सर बेड़च और गंभीरी, सही है ना, बेड़च और गंभीरी नदियाँ। अब आपको एग्जाम में देखो अगला क्या है, सिर्फ कोई ये नहीं चाहता कि रटने वाला बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब लगे। अगर मैं भी पेपर बनाऊँ ना तो मैं भी ये चाहता हूँ कि यार जो पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, जिनका IQ ठीक है वो लगे। क्योंकि रटने वाले तो ऐसे हैं, अगर उनको मैं 5 किताबें दे दूँ ना कि भाई 5 में से एक ही क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, या 10 दे दूँ, वो 10 को रट देंगे। लेकिन ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन है वो हर किसी से नहीं होते, वो जो समझदार है, जिसका IQ थोड़ा ठीक है, वही कर सकता है। आपसे पूछ ले कि बेड़च और गंभीरी नदियाँ किस पठार के पास मिलती है, सीधा सा है, हमने पढ़ रखा है मेसा का पठार। तो बेड़च और गंभीरी नदियाँ वो मेसा के पठार के पास मिलती है। मेसा के पठार पर एक दुर्ग है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर है। फिर आप याद कर लेना, अलाउद्दीन खिलजी ने 8 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग का घेरा डाले रखा था। और फिर मैं कहता हूँ महीने याद करना, कितने महीने तक, 8 महीने तक। फिर आपसे पूछ ले, बताइए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना डेरा किन 2 नदियों के मध्य डाले रखा है, तो मैं कहूँगा बेड़च और गंभीरी, ठीक है। ज्योग्राफी में मैंने आपके झीलों नदियों में इसको पढ़ा दिया था, वहाँ इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी कर ली थी, अभी मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। वापिस याद कर लेना, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, बेड़च और गंभीरी नदियाँ इस पठार के पास मिलती है, यहाँ ये दुर्ग है। और अलाउद्दीन खिलजी 8 माह तक इन दोनों नदियों के बीच में अपना डेरा डाले हुए पड़ा रहा था भाई। अगला लो, भूमट का पठार। अगला जो पठार है उस पठार का नाम क्या है, भूमट। देखिए भूमट का जो पठार है ना भाई, भूमट जो क्षेत्र है ये उदयपुर के जस्ट पास वाला डूंगर पे क्या उनसे पेड़ होते हैं बांस के,
पहली क्लास राजस्थान का सामान्य परिचय, वहाँ पे बताया हुआ है। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ इन तीनों क्षेत्र में एक छोटा सा पठार जो है वो फैला हुआ है जिसका नाम है भूमट का पठार। हो गया? नहीं हुआ अभी। कैसे नहीं हुआ सुनना, नाम पकड़ो। आपसे पूछे भूमट आंदोलन, आपसे क्या पूछ ले? भूमट आंदोलन। भूमट का पठार पढ़ दिया तो भूमट आंदोलन को क्लियर करो। भूमट आंदोलन किसने चलाया था? तो हम कहेंगे कौन? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के द्वारा इस भूमट क्षेत्र में एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था एकी आंदोलन। आंदोलन का नाम क्या था भाई? एकी आंदोलन। नो डाउट इस क्षेत्र में चलाया गया था, इसीलिए आपके एकी आंदोलन को ही क्या कहते हैं? भूमट आंदोलन। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि भूमट आंदोलन किसने चलाया, वहाँ पे उत्तर आप देखोगे कि यार एक ही आंदोलन चलाया था इन्होंने तो। लेकिन मोस्ट चीज़ ये होती है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन इस क्षेत्र में चलाया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया आपके? भूमट आंदोलन। मोतीलाल तेजावत जाति से ओसवाल। ओसवाल ब्राह्मण थे, ये ओसवाल जाति के थे, लेकिन आदिवासियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। आदिवासी इनको बाऊजी कहते थे। क्या कहते थे इनको? बाऊजी। बस इतना याद रखो एक बार का, मोटी सी इतनी बहुत है। तो भूमट का भी आपके हो गया है भाई, भूमट वाला हो गया। अब छोटे छोटे 5-4 पॉइंट और याद करो, तो आज अरावली का टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर कल हम राजस्थान की जलवायु वाला टॉपिक शुरू करेंगे भाई। आपको जलवायु वगैरह जो टॉपिक हार्ड लग रहे हैं एक भी नहीं लगेगा हमें, ठीक है ना? बस मेन वही है जी, जीके में आप जितना दोहराओगे उतना याद होगा आपको। तो मोटे मोटे आपके सारे पठार हो गए हैं। अब कुछ छोटे मोटे नाम। अगर आपने राजस्थान के प्राचीन भौगोलिक उपनाम में मेरी क्लास ले रखी है तो आपके ये क्वेश्चन तो सही होने वाला ही है। गिरवा। गिरवा क्या है? उदयपुर में स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को, उदयपुर में स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहा जाता है। ये हमने पढ़ भी रखा है, दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। गिरवा कैसी? तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ। उदयपुर में स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। तो चलिए फिर मेरे को बता दीजिए आप, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों के बेसिन में बसा शहर। तस्त्रीनुमा पहाड़ियों के बेसिन में बसा शहर, नो डाउट आप करोगे उदयपुर। घाटी में बसा, घाटी में बसा कौन सा है? अजमेर। ऐसे ध्यान रखना, तस्त्रीनुमा पहाड़ियों के बेसिन में जो बसा हुआ है वो है उदयपुर। और उदयपुर में स्थित तस्त्रीनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा कहा जाता है। बार बार पूछा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन आप देखोगे कि एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे मोस्ट मानता हूँ मैं। देखिए, भौतिक भूभाग से 1 या 2 क्वेश्चन उठने, इतना ही है। और आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया नो डाउट आपके इसमें से कम 10 क्वेश्चन उठ जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ आपके। क्योंकि हम साथ साथ में क्या लेके चल रहे हैं? हम इतिहास भी लेके चल रहे हैं, कला संस्कृति भी साथ साथ चल रही है, ज्योग्राफी भी साथ साथ चल रही है, जैसे जैसे पॉइंट मिल रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, गिरवा मोस्ट है। रिव्यू में आप देखो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाए क्वेश्चन है ये। दिखने में हम छोटा सा मान लेते हैं क्या है, लेकिन याद करना है गिरवा को, ठीक है? गिरवा के बाद आगे चलें। एक होता है भाकर। ये राजस्थान पुलिस में आया था, भाकर है। क्वेश्चन था कि सिरोही में स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को, सिरोही में स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सिरोही में स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को भाखर कहते हैं। उदयपुर में स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर कहते हैं, ठीक है? ये मोस्ट है, इसको भी आप ध्यान रखना। वापस बोलो, सिरोही में स्थित ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या कहते हैं भाई? भाकर कहते हैं। तो गिरवा और भाकर दोनों ही मोस्ट है, दोनों को आप याद करोगे, ठीक है? लिख लेना। फिर कहता हूँ नोट्स अपने हाथ से बनाओ, प्रिंट नहीं कटवाने हैं किसी के, प्रिंट कटवा लो फिर लिख लो चाहे तो। ऐसे नहीं होती तैयारी, है ना? ऐसे कोई तैयारी थोड़ी होती है कि आप क्या करते हैं, लो गुरुजी लाओ प्रिंट लाओ और PDF दो और हम क्या करेंगे इसके नोट्स निकलवा लेंगे। हाँ निकाल लेना, लेकिन कॉपी में लिखे होने चाहिए। ये मैं पहले कह देता हूँ, आप मेरे से जुड़ गए हो, जो जुड़े हुए हैं, ठीक है? मैं उनसे कभी भी कह सकता हूँ कि चलिए आप उस टॉपिक की फ़ोटो के खींच के भेजो मेरे पास,
उसने अगर नहीं भेजी तो आगे से उसको फिर नोट्स वगैरह मिलना बंद। इसलिए मेरे नोट्स आप लिखोगे, क्लियर है? टाइम दो, कोई समस्या नहीं है, आधा घंटा 1 घंटा हमेशा लिखो। लिखने से चीज़ लंबे समय तक याद रहती है भाइयों। पता नहीं क्या तुम्हारी समस्या है, लिखने से डरते क्यों हो इतना? लिखा करो। मैं आज भी पढ़ाने के लिए आता हूँ ना, ये सारे लिखता हूँ खुद, मेरे को याद है नो डाउट, फिर भी मैं रिटर्न, मेरी आदत है, मैं रिटर्न करता रहता हूँ। ठीक है, अभी अब कोई कहीं पे मिल गया कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मैं ज़रूर लिखूँगा उसको, राजधानी जयपुर। ठीक है, तो ये एक आदत में ले लो इसको लिखना, क्योंकि अब थोड़ा सा हो रहा है तो थोड़ा सा और बता देता हूँ। अब देखिए, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। प्रश्न क्या है? अरावली को विभाजित करने वाला नदी क्रम। अरावली को विभाजित करने वाला नदियों का क्रम। अच्छा क्वेश्चन है, अरावली को विभाजित करने वाली नदियों का क्रम। ध्यान रखें, ये अरावली है। अरावली को विभाजित का मतलब है, देखो अरावली में से लूनी नदी निकलती है, नाग की पहाड़ियों से लूनी नदी निकलकर इधर आ जाती है। ठीक है, आपके बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ियों से, और बनास नदी निकलकर इधर आ जाती है। तो ये अरावली रही, और इसको ये विभाजित करने वाली नदियों का क्रम रहा। ये नदी है बनास, ये नदी है लूनी। मोस्ट करके लिख लेना, अरावली को विभाजित करने वाली नदियों का क्रम कौन सा है? तो अरावली को विभाजित करने वाली नदियों का क्रम कौन सा होगा? लूनी और बनास। ठीक है, दोनों विभाजित कर रही है इसको। अच्छा, एक यार ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है अरावली से संबंधित। हाँ, एक बार पहले तो वो भूमट वाला एक बार वापस बताना मुझे। भूमट, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, भूमट आंदोलन किसने चलाया था? संत मावजी के द्वारा। अब देखिए, अरावली को विभाजित करने वाला नदी क्रम, मैं आपको बता रहा था कि अरावली का एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? अरावली वृक्षारोपण योजना। अरावली वृक्षारोपण योजना, ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई। जैसे मैंने राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम बताया था ना आपको, है ना, राष्ट्रीय मरु विकास कार्यक्रम, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो 1977-78 में 16 जिलों में चल रहा है। केंद्र और राज्य का अनुपात 75:25, ऐसे तुरंत याद होना चाहिए। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1954 में शुरू हुई थी। काम क्या है? ये है, किसकी सहायता से? जापान की सहायता से। किसकी सहायता से? जापान की। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है एग्जाम में, इसलिए एक योजना भी आप अरावली से याद करो, अरावली वृक्षारोपण योजना। सन याद रहे, नहीं रहे तो नहीं सही, जापान की सहायता से। अरावली वृक्षारोपण योजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? जापान की सहायता से चलाई जा रही है भाई। चलिए, ये भी समाप्त। अब हम आखिरी इसके पढ़ लेते हैं, अरावली के प्रमुख नाल। अरावली के प्रमुख नाल या दर्रे। ठीक है, तो अरावली को वैसे मुख्य रूप से 3 भागों में आपने बांटा होगा। दक्षिणी अरावली, जिसकी सबसे ऊंची आप चोटी लेते हो कौन सी? गुरु शिखर। मध्य में तारागढ़ 873 मीटर, लिख लेना। और इधर आपके रघुनाथगढ़ आई गई सीकर वाली, है ना। तो ये 3 अरावली की भागों में हमने बांटा था। 3 इसके आपसे पूछ ले, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तो वो तारागढ़ है भाई, तारागढ़ है, 873 मीटर ऊंची है। ठीक है, उत्तरी की हो गई आपकी कौन सी? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ 1055, और इधर वाली आपके दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर। ये तीनों थोड़ा सा आप याद रखें। अब देखिए, अरावली को 3 भागों में बांटते हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। हम पढ़ रहे हैं नाल। नाल है अरावली के दर्रे। अरावली के दर्रे बहुत सारे दर्रे हैं, जितने पढ़ोगे उतने कम हैं। मैं आपको 5 या 6 बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कैपेसिटी कितनी रहती है आदमी की। कचरा याद करने से कोई मतलब नहीं है। नाल होते हैं अरावली के दर्रे, और नाली होती है भेड़ की नस्ल। भेड़ की नस्ल और घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। नाली भेड़ की नस्ल भी है और घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, और नाल क्या है? अरावली के दर्रे। तो उत्तरी अरावली में कोई दर्रा नहीं है। बहुत ही बढ़िया। मैं तो कहता हूँ कहीं नहीं होता तो कम से कम एक क्वेश्चन तो नहीं बनता। अब ले लो आप मध्य अरावली, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। जहाँ आपको क्या है? दर्रे देंगे, और दर्रों के कहेंगे कि मध्य अरावली का है, दक्षिणी अरावली का है या उत्तरी अरावली का है। तो हमें थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, पहला जो दर्रा है वो है बर।
मध्य अरावली का पहला दर्रा कौन सा है? बर। बर कहाँ पर है? पाली। मध्य अरावली आपको पता है अजमेर में है, मध्य अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार। तो एक अगला भी, अब अजमेर में आ जाओ, सूराघाट। ये कहाँ हो गया? अजमेर। सूराघाट जो है वो कहाँ पर है आपके? अजमेर। और एक और पढ़ लो, शिवपुरी। और शिवपुरी भी कहाँ पर है? अजमेर में। बस मैंने 3 ही बताए आपको, ठीक है। बर आपके पाली, सूराघाट अजमेर, और शिवपुरी। शिवपुरी कहाँ पर है आपके? वो भी अजमेर में। अब आप आ जाओ दक्षिणी अरावली के। दक्षिणी अरावली के दर्रे। दक्षिणी अरावली में आपने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा होगा कि भाई अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार की चौकियाँ बनाई गई थी। उनमें से एक थी देसूरी। एक चौकी कौन सी थी? देसूरी पाली। तो ये देसूरी नाल भी होगी। देसूरी की नाल कहाँ पर है? आपके पाली। और जो मेरे हिसाब से उदयपुर वागड़ वाले यहाँ तो जरूर जाके आए हैं, कामली घाट। कामली घाट गए या नहीं गए कभी? और एक गोरम घाट राजसमंद में, मेरा गया हुआ भाई, बहुत ही रमणीय स्थान है कामली घाट। अंग्रेज़ों के समय की चलाई गई ट्रेन चलती है यहाँ पे, और वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ कुछ नहीं जाती वहाँ पे। वो ट्रेन है, वो सुबह जाती है, शाम को वापस सबको लेके आ जाती है, एक ट्रेन ही, ठीक है ना। बाकी बस ऐसा कोई सुविधा नहीं है, और ऊपर से पानी बरसता रहता है यहाँ पे कामली घाट। बहुत ही रमणीय स्थान है, बार बार पूछा जाता है, पता नहीं आरपीएससी वाले यहाँ जाके आ गए क्या बात है, बार बार पूछ लेते हैं कामली घाट गोरम घाट, कामली घाट गोरम घाट। तो आपको ध्यान रखना है भाई, कामली घाट मोस्ट है, गोरम घाट भी है यहाँ पे, हाथीगुड़ा भी है। हाथीगुड़ा की नाल जो है वो भी कहाँ पर है? राजसमंद में। 3 यहाँ से आप याद कर लो, ठीक है भाई। अब देखो एक और करो, झीलवा की नाल। झीलवा की नाल मोस्ट इसलिए है, उदयपुर में है झीलवा की नाल, मोस्ट इसलिए है कि मारवाड़ और मेवाड़ का जो रास्ता है वो झीलवा की नाल से जाता है। मोस्ट कहाँ, किस का? मारवाड़ का और मेवाड़ का। मारवाड़ और मेवाड़ का जो रास्ता जाता है वो जाता है झीलवा की नाल। और झीलवा की नाल भी एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये है आपके अरावली पर्वतमाला। नोट्स लगभग स्टूडेंटों के पास पहुंच गए, मैंने पहुंचा दिए। जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे दे रहे हैं। देखो मेरे पास खुद के नोट्स नहीं है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है ना। तो शॉर्ट वाले नोट्स वो आपके आएंगे नहीं। तो बच्चे जो लिख रहे हैं मैं उनकी पीडीएफ बनवा के आपको भेज रहा हूँ। उसमें आप देख लेना बच्चों के लिखे हुए। जैसे नोह सभ्यता है, अब कोई नया बच्चा है उसने नोह की जगह नोहर लिख दिया, नोहर सभ्यता, तो आप उसमें थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है ना। ये एक आधा ऐसा पॉइंट मिला था मेरे को, आगे से थोड़ा मैं देखूंगा भेजते समय। अगला टॉपिक होगा जलवायु। आज मनोविज्ञान की क्लास भी डालने का विचार है। आप शेयर कर दिया करो, पढ़ने वाले बच्चों को जोड़ दिया करो चैनल से, ताकि मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं। धन्यवाद।